नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज के भिखारी। राकेश जी अपनी एकलौती बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने अपने समधी जी से बात करके दहेज के सामान की लिस्ट उनसे प्राप्त कर ली थी और एक एक चीज़ उनकी मांग के अनुरूप खरीदते जा रहे थे। राकेश जी पिछले महीने ही रिटायर हुए थे। वे एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क के पद पर थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं ली थी और इसीलिए वे अधिकारियों की नज़र में भी सम्मानित व्यक्ति थे। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। ऋचा उनकी इकलौती बेटी थी और उनके लिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर लड़का ढूंढा था। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। उनकी बेटी भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद MBA कर रही थी। उनके होने वाले समधी जी भी उच्च सरकारी कार्यालय में द्वितीय श्रेणी अधिकारी रह चुके थे। इसका उन्हें थोड़ा घमंड भी था और उन्होंने पहले ही राकेश जी को अवगत करा दिया था कि उनकी कुछ मांग है जिससे यदि वे पूरा कर सकते हो तभी बात आगे बढ़ाएं, वरना नमस्ते। राकेश जी ने कहा, जी भाई साहब, हम तैयार हैं। बात बन गई। राजेश जी ने अपने भाभी समधी जी से कहकर उनकी मांग की सूची प्राप्त भी कर ली और वे सभी सामग्री उस सूची के अनुरूप यथासाध्य खरीद करने लगे थे। वे सूची अभी ही रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन प्रक्रियाधीन थी, इसलिए उनकी देय राशियों का भुगतान अभी नहीं हो पाया था। वे अपनी जमा पूंजी से ही व्यवस्था में लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद विवाह के पूर्व उनकी देवताओं का भुगतान हो जाएगा और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सकेगा। इसी आशा में वे आगे बढ़ते जा रहे थे। निश्चित दिन बारात दरवाजे पर आ गई और राकेश जी ने यथासंभव बारातियों के सत्कार का प्रबंध कर रखा था। द्वारचार की विधि नियम पूर्वक संपन्न हुई। उसके बाद बारातियों को जनमासे में पहुंचा दिया गया। वहां उनकी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की। सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे फेरों का समय भी आ गया। फेरे पड़ने लगे। हर फेरे के साथ राकेश जी की चिंता कम हो रही थी। देखते देखते 6 फेरे हो गए। सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे। मंगल कार्य अच्छी तरह संपन्न होने जा रहा है। तभी लड़के के पिता की आवाज आई, ठहरो बेटा, तुम अभी आखिरी फेरा नहीं लोगे। लड़का ठहर गया जैसे चाबी का पुतला हो। सबने घूमकर लड़के के पिता की ओर देखा। वे गुस्से में मुंह फुलाकर खड़े थे। उनके पास ही लड़के के फूफा उनके कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। राकेश जी तुरंत दौड़कर लड़के के पिता के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, क्या हुआ समधी जी, फेरे क्यों रोक दिए आपने? तो वे बिफर कर बोले, आपने चीटिंग की है। राकेश जी ने क्या त्रुटि रह गई? हमने जो यथासाध्य आपकी मांग पूरी करने का प्रयास किया है। फिर क्या हुआ? इस पर वो बोले, आपने हमारी सूची अनुसार सामान नहीं दिया है। राकेश जी बोले, नहीं समधी जी, हमने तो सूची में लिखा हर एक सामान दिया है। फिर क्या कभी लग रही है आपको? ये सुनकर वे गुस्से में आग बबूला होते हुए बोले, नहीं, आपने लिस्ट में शामिल सामान वो वही दिया है, मगर ब्रांड बदलकर सस्ते ब्रांड की चीज़ें रखवा दी है। वो तो भला हो हमारे बहनोई जी का, जिन्होंने पैकिंग खोलकर एक एक सामान चेक किया तो पता चला कि सामान तो दूसरे ब्रांड का है। आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। राकेश जी ने उनसे विनती करते हुए कहा, समधी जी, मैं मानता हूँ कि सामान आपके बताए गए ब्रांड का नहीं है, मगर इसकी वजह से ये है कि अभी मेरे रिटायरमेंट की राशियों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैंने दूसरे ब्रांड का सामान दे दिया। मैंने सोचा था कि जैसे ही रुपए मिलेंगे मैं इन दोनों के नाम कर दूंगा। आप कृपया विवाह संपन्न होने दीजिए। मगर लड़के के पिता किसी तरह राजी नहीं हो रहे थे। वे तो केवल एक रट लगा हुए थे कि यदि कीमत के अंदर की राशि नहीं दी गई तो फिर वे बारात वापस ले जाएंगे। थोड़ी देर तक गहमा गहमी चलती रही। राकेश जी बार बार निवेदन कर रहे थे, मगर लड़के के पिता किसी हालात में नहीं मान रहे थे। इस सब के बीच लड़का एकदम चुपचाप खड़ा रहा। हल्ला गुल्ला करते हुए 1 घंटा बीत गया, मगर कोई हल नहीं निकला। तभी लड़की की आवाज़ आई, आप लोग शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहना है। सब चुप होकर उसकी ओर देखने लगे। लड़की ने कहा, मैं आप सबके सामने अपने होने वाले पति से पूछती हूँ कि क्या आप मुझसे इसी हालात में विवाह करना चाहते हैं या अपने पिता की आज्ञा के बिना हिलेंगे भी नहीं? लड़का हड़बड़ा कर बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
ये सुनकर लड़की ने दोबारा कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे इसी हालात में विवाह करने को राजी हैं या नहीं? लड़के ने पिता की ओर देखा तो वो ना में सर हिला रहे थे, इसलिए वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। ये देखकर लड़की ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सबके सामने मैं अपने पिता की बेटी, अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए शादी से इनकार करती हूँ। उसने लड़के के पिता को संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर अमित चौधरी, आप अपनी गोदी के लाल को वापस ले जाएं, ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। किसी को इस प्रकार की घटना की उम्मीद नहीं थी। राकेश जी दौड़कर बेटी के पास पहुंचे और बोले, ये क्या कह रही है बेटी, ऐसा नहीं करते। फिर लड़के के पिता से बोले, माफ़ कीजिएगा, नादान लड़की समझ नहीं पा रही है। लड़के के पिता कुछ कहते उससे पहले लड़की ने गरज कर कहा, नहीं मिस्टर अमित चौधरी, ये शादी तो कैंसिल हो गई है, आप लौट जाइए। मिस्टर अमित चौधरी ने कुछ कहना चाहा, उसने टोक दिया, आप अगर तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस बुलाकर दहेज मांगने के जुर्म में आपको और आपके लाडले को गिरफ्तार करवा दूंगी। ये सुनकर मिस्टर अमित चौधरी घबराकर बेटे से बोले, चलो बेटे, यहाँ हमारा कोई काम नहीं रहा। मिस्टर अमित जब बेटे को लेकर बाहर की ओर बढ़े तो पीछे से लड़की ने उसी तरह गरजते हुए कहा, मिस्टर अमित चौधरी, एक बात और सुनकर जाइए। मेरे पिता ने इस आयोजन पर जितना भी रुपया खर्च किया है उसकी डिटेल आपको सुबह तक भेज दूंगी। कल शाम तक हर हाल में रुपए वापस कर दीजिएगा, वरना आगे की कार्रवाई के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये बात सुनकर तो वहां उपस्थित सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लोग कानाफूसी करने लगे कि अच्छा सबक सिखाया बेटी ने। अमित चौधरी जी तो अपना समूह बेरंग लेकर लौट गए। इधर मंडप पर दुल्हन बनी राकेश की बेटी को देखकर सब लोग चर्चा कर रहे थे कि लड़की का अब क्या होगा। मंडप से बिना शादी के लड़की का लौटना अशुभ है। अब ऐसी चर्चा ही कर रहे थे कि तभी आमंत्रित लोगों में से एक नौजवान आगे बढ़ा और राकेश जी से बोला, अंकल, अगर आप लोग राजी हों तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वहाँ उपस्थित जन समुदाय एक बारगी शांत हो गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राकेश जी तो सन्न से खड़े थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उस नौजवान ने ही कहा, अंकल, मेरा नाम आरव शर्मा है, आपकी जाति का नहीं हूँ, मगर यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अनाथ हूँ। अगर आपके परिवार के लोग, विशेषकर आपकी बेटी, मुझे स्वीकार कर ले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। उसका प्रस्ताव सुनकर राकेश जी और उनके परिवार में हलचल मच गई। इस पर उनकी बेटी ने आगे बढ़कर कहा, ये मेरे परिवार की व्यक्तिगत बात है, इसमें दूसरों को शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, कृपया हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर उसने अपने पिता को साथ लिया और घर के भीतर चली गई, जहां उसकी मां बैठकर आंसू बहा रही थी। उसने मां को उठाया और तीनों ने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 15 मिनट बाद जब राकेश जी कमरे से बाहर आए तो सब उनका मुंह ताक रहे थे। उन्होंने बाहर मंडप में आकर कहा, उपस्थित आमंत्रित गण, आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि उस दहेज के लालची अमित चौधरी परिवार से नाता तोड़कर मेरी साहसी बेटी ने इस युवक आरव के साथ विवाह करने का निश्चय किया है और इस मंडप में मेरी बेटी का दहेज रहित विवाह संपन्न होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, कृपया विवाह में शामिल हो और भोजन करके जाएं, और हाँ, कृपया मेरी बेटी को किसी प्रकार का उपहार ना दें, सिर्फ आशीर्वाद दें कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी हो। इस प्रकार लालची दहेज लोभियों को भगाकर राकेश जी की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। राकेश जी की बेटी ऋचा की शादी को 5 साल बीत गए थे। वो खुद और उसके पति आरव दोनों को ही एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्ति मिल गई थी और दोनों अपनी अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान पा चुके थे। राकेश जी की बेटी अपनी कंपनी में ग्रुप लीडर बन गई थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी। उधर उसके पति की भी स्थिति ऐसी ही थी। अचानक मार्केट में रिसेशन का दौर आया और लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा। प्रत्येक कर्मचारी की एनुअल परफॉर्मेंस देखी गई और जिसकी भी परफॉर्मेंस निर्धारित स्तर से कम थी उन्हें नोटिस देकर निकाल दिया गया। कुछ छोटी कंपनियां न तो बंद भी हो गई। ऐसे में ऋचा और आरव की कंपनियां भी इस दौर से अछूती नहीं रहीं। उनके ऑफिस से भी बहुत से कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया था। समय गुजरता गया और लगभग 1 साल तक
रिसेशन का दौर चला, फिर स्थिति में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन दिखाई देने लगा था। ऐसे में ऋचा और आरव के ऑफिस में भी बहुत से आवेदन आने लगे। उन्होंने सारे आवेदन एचआर ऑफिस में भिजवा दिए। वहां उनकी स्क्रूटनी के बाद शेष बचे आवेदन एचआर ऑफिस ने संबंधित सेक्शन को भिजवा दिए। वे आवेदन अलग अलग सेक्शन के टीम लीडर के पास पहुंचे, जिन्हें उनमें से योग्यता के आधार पर अपने सेक्शन के लिए कैंडिडेट चुनकर एचआर को भेजना था, ताकि उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। लिस्ट की जांच करते समय ऋचा की नज़र एक नाम पर ठहर गई। वो नाम उस लड़के का था जिसने पिता की दहेज संबंधित मांग पूरी न होने से उससे विवाह करने से मना कर दिया था। उस नाम पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी, जैसे बिल्ली को मन मुताबिक भोजन मिल गया हो। उसने यह कंफर्म करने के लिए कि ये वही है या नहीं, उसके पिता का नाम चेक किया और अंततः उसका एड्रेस देखकर तो उसे पूरा भरोसा हो गया था कि ये वही महामनूब है। उसने उसे सिलेक्ट किया और इंटरव्यू के लिए बुलाने को रिकमेंड कर दिया। दूसरी ओर आरव की लिस्ट में भी वो नाम था। आरव ने कंफर्मेशन के लिए ऋचा को फ़ोन किया और कंफर्म होने पर ऋचा की सलाह से उसे अपनी टीम में लेने को रिकमेंड कर दिया। इस प्रकार वो गोदी का लल्ला जो अपने पिता से पूछे बिना एक कदम नहीं चलता था, वो अब ऋचा और आरव के जाल में फंसने जा रहा था। दोनों कंपनियों ने अपने अपने एचआर की सिफारिश पर प्राप्त लिस्ट के अनुसार इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को लेटर भेज दिए। उस गोदी के लल्ला को दोनों कंपनियों से लेटर मिले, वो फूला नहीं समाया। उसने अपने पिता को बताया कि उसे 2 अच्छी कंपनियों से ऑफर मिला है। दोनों इंटरव्यू अलग अलग दिन थे, इसलिए वो तैयारी करने लगा। पहला इंटरव्यू ऋचा की कंपनी से था। वो सुबह उठकर भगवान को प्रणाम कर पिता के साथ ऑफिस आ गया। सीसीटीवी कैमरा में ऋचा ने यह बात देखी और उसने इस उल्लू को सबक सिखाने के लिए एक जोरदार प्लान बनाया। उसने अपने जूनियर को इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया और खुद अपने सेक्रेटरी के चैम्बर में बैठकर इंटरव्यू का आनंद लेने लगी। लल्लू लाल भीतर आया और उसने आकर ऋचा के जूनियर का अभिवादन किया। जूनियर ने उसे बैठने को कहा, वो बैठ गया। जूनियर ने उसके टेस्टिमोनियल चेक किए और फिर उससे जॉब संबंधी सवाल किए। उसने सभी सवाल बिल्कुल कैजुअल पूछे थे। उसके बाद उसने उसे कहा, आपका इंटरव्यू सेटिस्फैक्ट्री हो गया है। अब हमारी टीम लीडर मैडम आपका फाइनल इंटरव्यू लेंगी। वैसे आप निश्चिंत रहे, मुझे लगता है आपका सिलेक्शन लगभग फाइनल हो गया है, बस लास्ट फॉर्मेलिटी रह गई है। जूनियर ने ऋचा के बताए अनुसार उसे लगभग आश्वस्त कर दिया कि उसे चुन लिया गया है। जूनियर उठकर चला गया तो उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया और बताया कि उसे चुन लिया गया है, बस आखिरी फॉर्मेलिटी रह गई है। ये सुनकर उसके पिता ने घमंड भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, जब खुद बड़े साहब ने तुझे आश्वस्त कर दिया है तो वो महिला क्या कर लेगी? तू मेरा बेटा है, तुझे ये नौकरी मिली, समझ ले। ये बात ऋचा ने सेक्रेटरी के कैबिन में बैठकर सुनी। फिर उसने मन ही मन कुछ निश्चिंत किया और अपने चैम्बर की ओर बढ़ी। वो चैम्बर के दरवाजे पर पहुंची तो चपरासी ने दरवाज़ा खोला और अदब से साइड में खड़ा हो गया। ऋचा भीतर चली गई। इस वक्त ऋचा ने अपना हुलिया बिल्कुल बदल रखा था, उसके विवाह के समय के गेटअप से बिल्कुल अलग। उसने अपने वाल कट रखे थे और जीन्स तथा टॉप पहनने लगी थी, इसलिए वो लल्लू उसे नहीं पहचान पाया। ऋचा अपने रुतबे के साथ चैम्बर में दाखिल हुई। उसे आते देखकर वो गोदी का लल्ला राहुल उठ खड़ा हुआ और उसने ऋचा का अभिवादन किया। ऋचा ने सर को हल्का सा खम देकर उसके अभिवादन का जवाब दिया और अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गई। राहुल उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। ये देखकर ऋचा ने उसे सबक सिखाने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले उसको बधाई दी कि वो इंटरव्यू के लिए आए हुए 10 कैंडिडेट में से आप फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद उसने उससे जॉब संबंधी कुछ सवाल किए। फिर बोली, मुझे लगता है आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, मगर अभी एक और कैंडिडेट है, उसका भी इंटरव्यू हो जाने दीजिए, फिर फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा। वैसे आपके परफॉर्मेंस में से व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। राहुल ऋचा के चैम्बर से बाहर आ गया और सीधे अपने पिता के पास जाकर बताया कि मैडम मेरे परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हैं। उसने ये भी कहा कि दूसरे लड़के के परफॉर्मेंस देखकर फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी।
तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। उसके पिता ने कहा, अरे बेटा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, इसलिए तू तो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझ। दोनों बाप बेटे इसी प्रकार बातें करते हुए कैंटीन में चाय पीने चले गए। वहाँ भी वे लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। लगभग पौन घंटे बाद वो लोग कैंटीन से निकलकर वेटिंग लाउंज में पहुंचे तो चपरासी ने कहा, अरे साहब, आप कहाँ चले गए थे? भीतर से आपको 3 बार बुलावा भेजा गया था, मगर आप मिले ही नहीं। जाइए, जल्दी भीतर जाइए, कहीं सब फाइनल ना हो गया हो। ये सुनकर वो हड़बड़ाकर भीतर जाने को लपका तो उसके पिता ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे बेटा, तू तो आराम से भीतर जा, सिलेक्शन तो तेरा ही हुआ है। राहुल ने दरवाज़ा और बोला, मैं आई कम इन मैडम। भीतर बैठी ऋचा ने कहा, यस कम इन मिस्टर राहुल। वो अपनी टाई ठीक करता हुआ भीतर आया। भीतर दूसरा कैंडिडेट पहले से बैठा हुआ था। राहुल ने मैडम से इजाज़त मांगी और एक कुर्सी पर बैठ गया। ऋचा ने कहा, कहिए आप कैसे आई? ये सुनकर वो चौंक कर बोला, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गई? अभी अभी तो मैंने इंटरव्यू दिया था और आपने मेरे परफॉर्मेंस की तारीफ़ की थी। फिर आपने कहा था कि फाइनल लिस्ट बनते ही मुझे बुलाया जाएगा। आपने बुलवाया था और मैं हाजिर हो गया हूँ। ऋचा ने कहा, अच्छा ये बात है। अरे फिर तो आप चूक गए मिस्टर राहुल। लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले आपको चांस दिया गया था और आपको 3 मौके दिए गए थे। चपरासी ने पिछले 1 घंटे में आपको 3 बार बुलाया था, मगर आप उपस्थित नहीं थे। उसके बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे कैंडिडेट को मौका दिया गया और उसने पहली पुकार में ही आकर उपस्थिति दर्ज कराई, इसलिए नियमानुसार उसे चुन लिया गया। आप जा सकते हैं। इतना सुनते ही राहुल आपे से बाहर हो गया और ऋचा से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, ये अनुचित है। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके शोर शराबे पर ऋचा ने अपनी सीट के पास लगा लाल बटन दबा दिया। तुरंत उसके कमरे में 2 गार्ड उपस्थित हो गए। उसने कहा, इन सज्जन को बाहर का रास्ता दिखाइए। गार्ड उसे खींचकर चैम्बर से बाहर ले गए। बाहर उसके पिता ने ये दृश्य देखकर तुरंत उसके पास जाकर उससे सब बातें पता की। फिर उसे शांत कराया और गार्डों से निवेदन किया कि राहुल को छोड़ दे और उसे मैडम से मिलने दिया जाए। चपरासी ने भीतर जाकर ऋचा को कहा कि लड़के के पिता आपसे मिलना चाहते हैं। ऋचा ने एक क्षण को सोचा, फिर चपरासी को उन्हें भीतर भेजने को कहा। चपरासी के कहने पर वे दोनों बाप बेटे एक साथ भीतर पहुंचे। राहुल के पिता ने ऋचा को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मीठी आवाज़ में कहा, तुमने सारी, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं अमित चौधरी और ये मेरा बेटा राहुल। उसने है हंसते हुए कहा, बेटा, उस दिन की घटना के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मगर मेरे बेटे की परफॉर्मेंस तो सबसे बढ़िया थी। फिर उसे आपने आश्वस्त भी कर दिया था कि सिलेक्शन आपका ही होगा, तो अब इतनी जरा सी बात पर वो 3 बुलावे के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन रद्द करना तो अन्याय है ना बेटी। ये सुनकर ऋचा व्यंग से हंसकर बोली, और विवाह मंडप में 6 फेरे पूरे होने के बाद सिर्फ दहेज का सामान आपकी लिस्ट से थोड़ा भिन्न होने की वजह से लड़की को और उसके परिवार को रोते हुए छोड़कर बारात ले जाना न्याय था क्या? ये सुनकर राहुल और उसके पिता की आंखें झुक गईं। दोनों चैम्बर से बाहर निकल आए। बाहर आकर राहुल के पिता ने घमंड भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, तू चिंता मत कर, भूल जाए इस लड़की की बकवास। और हाँ, अभी तेरे पास तो दूसरी इंटरव्यू कॉल भी है, वहाँ ट्राई करते हैं। वहाँ इंटरव्यू कब होगा? राहुल ने कहा, कल। तो वो बोले, चलो, वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए मैं लगा दूंगा और इस लड़की को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस प्रकार बातें करते हुए वे दोनों बाहर निकल आए। ऋचा के ऑफिस से बेआबरू होकर दोनों पिता पुत्र बाहर निकल आए। राहुल के पिता अभी तक बड़बड़ा रहे थे कि एक बार बेटा तेरी नौकरी लग गई, फिर देखना इस घमंडी लड़की का घमंड में कैसे तोड़ता हूँ। ये सुनकर राहुल बोला, पिताजी अभी चुप हो जाइए, अभी मुझे कल के इंटरव्यू के लिए कांस्टेंट करने दीजिए, मैं बुरी तरह से अपसेट हो गया हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा। इधर ऋचा ने आरव को फ़ोन पर सारा किस्सा सुनाया। दोनों खूब हंसे। ऋचा ने कहा, ठीक है, अभी रखती हूँ, शाम को घर पर मिलेंगे। शाम को दोनों ऑफिस से घर आ गए। ऋचा ने देखा घर का दरवाज़ा खुला है।
यह कोई नई बात नहीं थी। दरअसल उन लोगों ने राकेश जी को अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी और वे पत्नी को लेकर अक्सर वहां शाम को उनके ऑफिस से लौटने से पहले आ जाया करते थे। सब लोग एक साथ चाय नाश्ता करते और ऋचा की माताजी उनके लिए डिनर बना देती थी। इससे उन दोनों को भी सहूलियत हो जाती थी। आज घर आकर दोनों फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आकर बैठे और ऋचा ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, आज मैंने मेरे विवाह के समय राहुल और उसके पिता द्वारा किए गए आपके अपमान का आधा बदला चुका लिया। आधा कल चुकेगा। ये राकेश जी और उनकी पत्नी ने पूछा, बेटी वो कैसे? तो आरव ने कहा, मैं बताता हूँ। उसने शुरू से आखिरी तक सारा किस्सा उन्हें सुनाया। सब सुनकर राकेश जी ने कहा, बेटा अब आधा कल कैसे चुकेगा? तो आरव ने कहा, बाबूजी, मैं हूँ ना आपका बेटा। कल राहुल का इंटरव्यू मेरे ऑफिस में है और कल का सबक दोनों बाप बेटे जिंदगी भर याद रखेंगे। राकेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी को देखकर बोले, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन दोनों को उनके किए की उचित सजा मिलनी ही चाहिए। चाय पीकर दोनों वहां से चल दिए। आरव ने ऋचा की ओर देखकर शरारत से कहा, भाई आज तो मेरे लिए बोनस चांस बनता है। आज तुमने आधा बदला तो ले लिया, कम से कम एक। अगले दिन सुबह ऋचा ने उठकर चाय बनाई और 2 कप चाय लेकर आरव को उठाया। दोनों ने साथ मिलकर चाय पी। ऋचा ने कहा, आज मैंने छुट्टी ले ली है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चल रही हूँ। सेक्रेटरी के कैबिन से आज लल्लू लाल का इंटरव्यू देखूंगी। आरव ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ऋचा ने पूछा, तुमने कोई खास प्लान बनाया है क्या? तो आरव ने कहा, अभी तो नहीं, मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। इस पर ऋचा ने उसे कुछ समझाया तो वो बोला, ये ही तो मैं सोच रहा था, मगर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा था। दोनों तैयार होकर ऑफिस पहुंच गए। तय समय पर इंटरव्यू शुरू हो गया। राहुल का 5वां नंबर था। वो बाहर लाउंज में अन्य उम्मीदवारों के साथ बैठा था। जिसका इंटरव्यू हो जाता उसे दूसरी जगह बिठाया जाता था, इसीलिए किसी को पता नहीं चल रहा था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राहुल अपने पिता के साथ ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका नाम पुकारा गया। वो उठकर चपरासी के साथ बॉस के केबिन में प्रवेश कर गया। वहां आरव और 2 दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे। देखकर ही समझ में आ गया था कि आरव बॉस है और अन्य दोनों उसके सबऑर्डिनेट्स। राहुल का टेस्टिमोनियल चेक किया गया। फिर उससे पूछा गया कि पिछली नौकरी कैसी गई। ये प्रश्न सुनकर राहुल हड़बड़ा गया। वो हकलाते हुए बोला, वो सर वो। ये देखकर आरव ने कड़क कर कहा, यूं हकला क्यों रहे हो, ठीक से जवाब दो। राहुल सर झुकाए हुए बोला, सर वो रिसेशन की वजह से। तो आरव ने कहा, रिसेशन की वजह से तो पुअर परफॉर्मेंस वालों को निकाला गया था, इसका मतलब आपको भी इसी वजह से निकाला गया है। राहुल ने हल्के से सर हिलाकर सहमति बताई। तभी आरव के फ़ोन की घंटी बजी। आरव ने देखा ऋचा का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। उधर से ऋचा ने उसे कुछ समझाया तो वह बोला, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उसने राहुल से कहा, आप बगल में बने केबिन में बैठिए, आपको होल्ड पर रखा जा रहा है, हम आधे घंटे बाद आपको बुलाते हैं। आरव के ऑफिस में होल्ड पर और भी 2 कैंडिडेट रखे गए थे। राहुल भी उनके पास जाकर बैठ गया। वे आपस में बातें करने लगे तो पता चला कि राहुल को छोड़कर बाकी दोनों को उनकी सीवी देखने के बाद होल्ड किया गया है। राहुल ने मन में सोचा कि मेरा तो इंटरव्यू भी लिया गया है, मतलब मेरे पॉइंट्स इन दोनों से ज़्यादा हैं। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुआ। आधे घंटे तक वे तीनों उसी कक्ष में बैठे रहे। आधे घंटे बाद पहले कैंडिडेट को बुलाया गया। 15 मिनट बाद दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया और उसके बाद अंत में राहुल को बुलाया गया। राहुल जब आरव के कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बाकी सभी उम्मीदवार भी उपस्थित थे। ये देखकर वो चौंका। फिर उसने अनुमान लगाया कि शायद सबको बुलाकर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। वो कमरे में आकर एक सीट पर बैठ गया। उस वक्त केबिन में आरव नहीं था। वो बगल में सेक्रेटरी के केबिन में ऋचा के साथ बैठा हुआ था। ऋचा उसे कुछ समझा रही थी। आरव सर हिलाकर उसकी बात में सहमति जता रहा था। दूसरी ओर उस केबिन में सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें आरव के केबिन का दृश्य सामने दिखाई दे रहा था। दोनों ने स्क्रीन पर नज़र डाली और फिर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद आरव ने चपरासी को बुलाया और कहा, मेरे केबिन में जाकर बता दो मैं आ रहा हूँ। चपरासी ने भीतर जाकर सबको बता दिया। उसके बाद आरव के 2 असिस्टेंट आए और
उन्होंने सब कैंडिडेट्स को एक एक फॉर्म दिया। उसमें उनसे इस कंपनी में काम मिलने पर वे क्या स्पेशल कर सकते हैं जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ जा सकेगा। इस बाबत कुछ प्रश्नावली उस फॉर्म में भी थी और साथ ही अंत में अपना व्यू बताना था। सब लोग फॉर्म लेकर भरने लगे। 15 मिनट बाद सबसे फॉर्म ले लिए और उन्हें स्क्रूटनी के लिए HR मैनेजर को भेज दिया गया। कैंडिडेट्स आपस में बतियाने लगे। आधे घंटे बाद आरव केबिन में आया। उसके हाथ में एक फोल्डर था। वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया। सबने उसका खड़े होकर अभिवादन किया। आरव ने सबको बैठने को कहा और खुद भी अपनी सीट पर बैठ गया। उसने कहा, देखिए आज आप सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मगर हमारे पास तो लिमिटेड वैकेंसीज है, इसलिए हम सबको तो नहीं ले पाएंगे। मगर जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे वे निराश ना हो। हम उन्हें वेटिंग पैनल में रख रहे हैं और अगले 6 महीने में जब भी वैकेंसी आएगी उन्हें मेरिट के आधार पर कॉल किया जाएगा। आरव ने कहा, अभी हम 3 लोगों को होल्ड कर रहे हैं, बाकी लोग आज जा सकते हैं। उसने नाम पढ़े। पहले 2 नाम के बाद तीसरा नाम राहुल का था। राहुल खुश हो गया। आरव ने उन तीनों को HR मैनेजर को मिलने को कहा। वे जाने लगे तो आरव ने राहुल से कहा, मिस्टर राहुल आप जरा ठहरिए। राहुल रुक गया। आरव ने बाकी दोनों को कहा, आप लोग जाइए। वे चले गए तो आरव ने उसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। आरव ने कहा, मिस्टर राहुल हमने आपकी CV अच्छी तरह देखी है। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मगर एक माइनस पॉइंट है जो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने से रोकता है। राहुल ने कहा, सर वो क्या? इस पर आरव ने कहा, वो है आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो हमने आपके पिछले एम्प्लॉयर से हासिल की है। उसमें लिखा है कि आपने दहेज के लिए अपनी पहली शादी ठुकरा दी थी, और दूसरी बात यह कि जब आपको छटनी के अंतर्गत निकाला गया उस वक्त अचानक आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी, इसलिए आप उसे पोस्ट पर तो नहीं ज्वाइन कर सकते जिसके लिए हमने यह इंटरव्यू रखा है। आप चाहें तो उसे 2 पोस्ट नीचे हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर साल भर में एक एक पायदान ऊपर जाकर इस पोस्ट पर आ सकते हैं। राहुल ने एक पल सोचा, फिर बोला, सर मैं प्लीज़ 2 मिनट अपने पापा जी से बात कर सकता हूँ। आरव ने कहा, श्योर। वो उठते हुए बोला, आप आराम से 5-10 मिनट अपने पापा से बात कर लीजिए, मैं अभी लौट कर आया। आरव अपने केबिन से निकलकर सेक्रेटरी के कमरे में आकर ऋचा के पास बैठ गया। ऋचा बोली, अब जरा लल्लू लाल और उसके बाप का वार्तालाप सुने। आरव ने स्क्रीन का वॉल्यूम बढ़ा लिया। राहुल अपने पिता से कहा रहा था कि आरव ने उसे क्या ऑफर दिया है। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तू हामी भर दे, हम उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ देंगे। उसे कैसे पता चलेगा कि तू कौन सी पोस्ट पर ज्वाइन कर रहा है? हम तो बताएंगे कि तुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। राहुल ने कहा, मगर पिताजी ये उस पोस्ट से 2 पोस्ट नीचे है। तो उसके पिता ने कहा, अरे ये तो अंदर की बात है, तू संकोच मत कर। आखिर राहुल ने कहा, ठीक है पिताजी। थोड़ी देर बाद आरव कैबिन में आया। उसने राहुल से पूछा, आपने क्या डिसाइड किया? तो राहुल ने कहा, सर मुझे मंजूर है। आरव ने कहा, ठीक है मिस्टर राहुल, आप वेटिंग रूम में बैठिए, अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आधे घंटे बाद उसे आरव के कैबिन में जाने का बुलावा मिला। वो वहां गया तो आरव ने उसे लेटर देकर कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आरव के कैबिन से निकलकर राहुल पिता के पास पहुंचा और उन्हें लेटर दिखाया। दोनों बाप बेटे खुश होकर चले गए। ऋचा आरव के कैबिन में आकर बोली, चलो प्लान का पहला चरण पूरा हुआ, अब कल सुबह पटाक्षेप करते हैं। दोनों हंस पड़े। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बाप बेटे राकेश जी के घर पहुंच गए। बेल बजाने पर राकेश जी निकले तो राहुल के घमंडी बाप ने उन्हें मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, अपनी लाडली बेटी को बता दीजिएगा कि उसके ठुकराने के बाद मेरे बेटे को उसकी कंपनी से बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। राकेश जी ने मिठाई का डब्बा पास खड़े कुत्ते को दे दिया। 1 घंटे बाद बाप बेटे मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेकर ऑफिस में आ गए। उन्होंने सबसे पहले आरव को मिठाई खिलाने की सोची और चपरासी को कहा कि वो आरव से इजाज़त ले आए। चपरासी ने कहा, आप लोग बैठिए, सर अभी बुलाते हैं। दोनों बैठ गए। 15 मिनट बाद आरव ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। दोनों एक साथ दाखिल हुए।
उन्होंने आरव को मिठाई का डब्बा देना चाहा। तभी अचानक राकेश जी और उनका पूरा परिवार एक साथ केबिन में दाखिल हुआ और ऋचा ने पीछे से आवाज़ लगाई, सर्वाइडेंट की नौकरी मुबारक हो लल्लू लाल जी। तुम इसी लायक हो, इसलिए मैंने तुम्हें दुत्कार कर भगाया था। ये सुनकर दोनों बाप बेटे हतप्रभ रह गए। तो आरव ने कहा, ये मेरी पत्नी ऋचा है और ये सब उसकी प्लानिंग थी। अब समझे दहेज के लालची मिस्टर अमित चौधरी और मिस्टर राहुल। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।